हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया सब। तो हम आज से हमारे आरएस मेंस के आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे। इंडियन पॉलिटी से हम स्टार्ट करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त अजय यादव। तो हम पूरे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनमें कैसे कैसे आप अप्रोच कर सकते हो, इंट्रो साथ में बॉडी में कैसे यूज कर सकते हो, कैसे एनरिच कर सकते हो अपने आंसर को, और कैसे आप सोच सकते हो लिखने के लिए। एग्जाम में बैठे हो तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके दिमाग में आइडिया कैसे आएगा, क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करें, एकदम से पढ़ते ही कैसे सोचना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस पढ़ा हुआ होता है तो हमारा दिमाग कैसे चले उस साइड कि उसका जो हमने पढ़ा हुआ है वो मेमोरी का बेस्ट यूटिलाइज कर सके। तो दोस्तों हम एक एक क्वेश्चन करके देखते हुए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई इट इज सेड दैट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट फुली रिप्रेजेंटेटिव। डज दिस मीन दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव? गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले देखो कि इस क्वेश्चन को पार्ट्स में तोड़ो, पार्ट्स में ही आपको आंसर करना है। तो पहला पार्ट क्या है? व्हाई इट इज सेड दैट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट फुली रिप्रेजेंटेटिव। तो आपको क्या क्या चीज है इस क्वेश्चन में देखी हुई है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट फुली रिप्रेजेंटेटिव। तो सबसे पहले तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, तो अगर ये फुली रिप्रेजेंटेटिव नहीं कह रहा, तो इसका मतलब कौन बना रहा था? जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, यही फुली रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगी। अब जब आपको ये देखे कि फुली रिप्रेजेंटेटिव, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि किसकी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? सबसे पहले तो इसका मतलब जो अपने सिटीजन्स हैं उनके लिए रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, या फिर जो वेरियस सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स हैं कि नहीं, उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रही। ये दो ही तो चीज आ सकती है ना फुली रिप्रेजेंटेटिव में, कि क्या पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो जब सबसे पहले तो आप जब देखते हैं तो ये किस पे, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी ये हमारी कैसे हुई थी? तो इसके जो मेंबर्स थे वो क्या हुए थे? नॉमिनेट हुए थे, इलेक्ट नहीं हुए थे। तो सबसे पहली बात तो क्या है, आप लिख दोगे कि इसको जो मेंबर्स क्या थे? नॉमिनेट थे, इलेक्ट नहीं थे। अपने को पता है किसने नॉमिनेट किए थे? तो जो हमारी प्रोविंशियल कमेटियां थी, प्रोविंशियल जो हमारी लेजिस्लेटिव कमेटी थी, उन्होंने, या फिर नॉमिनेट किसने किए थे? जो प्रिंसली स्टेट्स थे। जो फाइनल इंडिया का था वो कितना था नंबर? 299। उसमें से क्या था? 229 तो जो आए थे वो किससे आए थे? हमारे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से। और जो 70 थे वो किसने नॉमिनेट किए थे? जो प्रिंसली स्टेट थे उनने नॉमिनेट किए थे। तो क्या होगा? ये तो क्या हुआ? इनडायरेक्ट इलेक्शन है, पर ये तो क्या हुआ होगा? सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेटेड है, तो इसमें तो विल ऑफ पीपल चला ही नहीं। तो दो जगह हो गया ना। फुली रिप्रेजेंटेटिव क्या नहीं है? जो प्रिंसली स्टेट है उसमें तो कुछ रिप्रेजेंटेटिव ने सिर्फ रिप्रेजेंट किसको करता था? जो राजा था उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। इसमें क्या थे? इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। तो जो उसमें ये लिखेंगे, फिर जो हमारी प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थे उनकी जो वोटिंग हुई थी उसमें कितने परसेंट लोग वोट कर सकते थे? सिर्फ 10% के पास फ्रेंचाइज थी। अब देखो ये अपने को बेसिक पता है। जब हम हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्री के लिए आप पढ़ रहे थे तो आपको ये पता था कि 1935 या 1919 या 1909 जैसे जैसे हमारे इलेक्शन स्टार्ट होते हैं तो किसी भी टाइम लगभग कितनी थी? 10%। तो आप क्या लिखोगे कि अप्रोक्सीमेट सिर्फ 10% लोगों के पास फ्रेंचाइज थी। मतलब ये 90% जो हमारी पॉपुलेशन थी वो तो उसको तो ये रिप्रेजेंट कर ही नहीं रही थी। क्या नहीं कर रही थी? रिप्रेजेंट 90% पॉपुलेशन को नहीं कर रही थी। अब अपना सबसे पहले तो क्या है? पॉपुलेशन। दूसरा हमारा आता है क्या कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऐसा था जो बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव नहीं था? तो वो जो सबसे अंडर रिप्रेजेंटेटिव थे, रिप्रेजेंटेड थे, वो क्या थे? वुमेन। सिर्फ कितने वुमेन मेंबर्स थे हमारे इसमें? सिर्फ 15 मेंबर थे। कितने थे? 15 मेंबर थे, सिर्फ और सिर्फ वुमेन। 299 में से सिर्फ और सिर्फ 15 वुमेन थी। तो हम देख रहे हैं कितनी ज्यादा अंडर रिप्रेजेंटेड है। उनमें से भी एससी शेड्यूल कास्ट से सिर्फ एक वुमेन थी और मुस्लिम सिर्फ एक वुमेन थी। तो क्या है कि ओवरऑल वुमेन कम रिप्रेजेंटेड थी और शेड्यूल्ड कास्ट और मुस्लिम वुमेन सिर्फ और सिर्फ एक और एक थी। कौन थी? बेगम एजाज रसूल थी। देखिए नाम याद वहां नहीं आएंगे, आप सिर्फ इतना याद रखना, जैसे अभी मैं बता रहा हूं बेगम एजाज रसूल थी, आपके वहां एग्जाम में नाम याद आए या नहीं है, इससे टाइम वेस्ट नहीं करना। आपका क्वेश्चन ऑलरेडी जब आपने लिखोगे सिर्फ एक वुमेन और एक शेड्यूल कास्ट की महिला थी, उनका नाम नहीं भी लिखोगे तो ये सब्सटेंशिएटेड हो गया बाय फैक्ट।
आपका एनरिच हो गया ये बात लिखते ही, तो क्या हुआ कि वुमेन अंडर रिप्रेजेंटेड थी। आप तो अभी आप 3 चीज लिख चुके। तो आपका पहला क्या है, व्हाई इट इज सेड दैट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट फुली रिप्रेजेंटेटिव। आप इंट्रो किससे लिखेंगे, आप इंट्रो में स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। वो भी जो थी वो क्या थी, फुली सोवरेन बॉडी नहीं थी शुरुआत में, इनिशियली फुली सोवरेन बॉडी नहीं थी वो। इस एंगल से लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बना रही थी, वो फुली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। कैसे कैसे, ये 3 या 4 पॉइंट हैं जो आप ऐड कर दोगे क्वेश्चन में। इनमें से आपके ये लगभग कैसे याद आएंगे, जब आपने फुली रिप्रेजेंटेटिव पढ़ा तो आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए। शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट की बात क्यों नहीं कर रहे हैं अपन, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन लगभग ठीक ठाक था। ठीक था क्योंकि उनको रिजर्वेशन मिला हुआ था, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, तो उनके अंदर जो इलेक्शन हुए थे उसमें, इसलिए उनका रिप्रेजेंटेशन ठीक था। उनके 30 और 33 मेंबर थे, इसलिए उस पॉइंट को हम यहां पे मेंशन नहीं करेंगे। अब दूसरा पार्ट क्या है, डज दिस मीन दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव। अब ये है, इसका बिल्कुल उल्टा पूछ रहा है। इसमें तो क्या पूछा है, नॉट फुली रिप्रेजेंटेटिव। अब इसका मतलब इसने पूछ लिया क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब अपने को क्या प्रेजेंट करना है, सेकंड पार्ट में अपने को ये लिखना है कि कैसे ये रिप्रेजेंटेटिव था, क्योंकि इसने पूछा ना कि डज दिस मीन दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव, तो हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, इसको अपोज करेंगे। सेकंड पार्ट में अब हम क्या लिखेंगे कि कैसे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो था रिप्रेजेंटेटिव। पार्ट 1 में जो हमने लिखा है उसको हमें दूसरे जो फैक्ट्स हैं उनसे इसी बात को जुटलाना है। क्यों, क्योंकि हम कभी भी हमारा जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में लिख रहे हो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं, कभी भी हम उनको कहीं भी चैलेंज नहीं करेंगे। ध्यान रखना, अपन खुद की तरफ से किसी को चैलेंज नहीं करने जाएंगे, चाहे कोई भी विचार हो आपको हमेशा उनको सपोर्ट ही करना है। तो हम क्या लिखेंगे कि कैसे रिप्रेजेंटेटिव था। तो सबसे पहली बात तो क्या था कि सब सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इसमें रिप्रेजेंटेटिव थे। क्या, सारे सेक्शंस। मतलब सेक्शंस क्या, सबसे पहले रिलीजन वाइज लिखो कि सारे रिलीजन से थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके सब थे। फिर सारे सोसाइटी के कास्ट थी, सारी कास्ट रिप्रेजेंटेड थी इसमें, सबके सब जो रिप्रेजेंटेटिव थे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, लिखोगे इसमें कि मेन एग्जांपल कि जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके हेड कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे ना, वो खुद शेड्यूल कास्ट। देखो आपको लगता है ये पता है, सबको पता होगा, नहीं, ये अपने को लिखना है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अलावा क्या था कि सारे जो सेक्शन, मतलब जो सारे रीजन्स थे, नॉर्थ साउथ, क्या, क्योंकि कैसे डिवाइडेड थे हमारी सीट्स, पॉपुलेशन के बेसिस पे थी कि जिस एरिया की जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से सीट्स अलॉटेड थी। तो सब जो रीजन थे इंडिया के, सबके सबको उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से क्या मिला हुआ था, रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ कि सब के सब सेक्शंस रिप्रेजेंटेड थे उसके अंदर। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव कैसे थी कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो बहुत ही डिबेट और डेलिब्रेशन के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। कितने, हमारे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। अपन ने प्री में पढ़ा था, ये प्री के टाइम तैयारी करते तो पढ़ते हैं, क्या था, 9 दिसंबर 1946 से लेके कब तक था, 26 नवंबर 1949 तक था जब हमारा। तो इतने में क्या लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगभग हमारी मीटिंग्स चली थी। उसके अलावा क्या थे, हमारे ड्राफ्ट्स थे, जो हमारा हर एक्ट था उन सबके क्या हुए थे, ड्राफ्ट्स क्या किए गए थे, पब्लिश किए गए थे। और उन पे क्या हुआ था, पब्लिक के रिव्यू लिए गए थे, पब्लिक रिव्यू लिए गए थे, उनके सजेशंस मांगे गए थे। तो ये क्या दर्शा रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो रिप्रेजेंटेटिव था। ऊपर से जो उसका फिर हम लिखेंगे कंक्लूजन में कि जो उसका फाइनल रिजल्ट आया था वो हम देख सकते हैं। क्या आया था फाइनल रिजल्ट में, क्या कर रहे थे हम, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज थी, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज था। मतलब चाहे वो कैसे भी स्टार्ट हुआ हो, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जो हमारे आज तक जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे हैं और जो हमारा स्मूथ डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग हो रही है, सब सेक्शंस को जैसे इंक्लूड किया जा रहा है, वो दर्शाता है कि चाहे हमारी जो बॉडी थी वो कुछ सेक्शंस को एक्सक्लूड कर भी रही हो, लेकिन जो फाइनल हमारा जो कल्मिनेशन था जो उस बॉडी ने बनाया
वो फुली इंक्लूसिव था, फुली रिप्रेजेंटेटिव था। जो प्रोसेस था वो उतना हद से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव था जितना कि उस टाइम की कंडीशंस अलाउ करती थी। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से वो सब चीज जो आपकी याद आती है वो आपको हेल्प करेगी वहां एग्जाम में, ध्यान रखना। अब हमारा है सेकंड क्वेश्चन। वन लिमिटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इट डज नॉट गिव एडिक्वेट अटेंशन टू जेंडर जस्टिस। क्या है? What evidence would you give to support this claim? If you were writing the constitution today, what provisions would you suggest to address this gap? तो हमारे इसमें क्या है, अब इसमें एक एक करके देखना है। वन लिमिटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इट डज नॉट गिव एडुकेशन अटेंशन टू जेंडर जस्टिस। तो इसमें हमें क्या लिखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो फीचर्स लिखने हैं जो दर्शाते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एडुकेट अटेंशन नहीं दिया किस चीज को, जेंडर जस्टिस को। जेंडर मतलब हमारा जो सोसाइटी, हम इसमें कैसे लिखेंगे, हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, जो हमारी गवर्निंग, जो हमारी जो सबसे पहले लिखेंगे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें सिर्फ और सिर्फ 15 वुमेन थी 299 में से। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया उसमें जो फीचर्स थे वो जेंडर जस्टिस को नहीं दिखा रहे थे, तो ये फीचर्स लिखेंगे। अब इसमें लिखना है इसको, इस एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए अपने क्लेम। तो अपने को क्या लिखना है कि कैसे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया था वो कैसे जस्टिफाई नहीं कर रहा था। तो सबसे पहले तो अपन क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले अपने दिमाग में आता है वो तो क्या आता है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। भाई अब हम क्या लाए, नारी वंदन अधिनियम 2023 तो अब हम अब लाए हैं ना। नारी वंदन अधिनियम ये तो हम 2023 में लाए जिससे वुमेन को रिजर्वेशन मिला है। हम क्या लिखेंगे कि हमारी सोसाइटी उस टाइम पैट्रियार्कल थी, अभी भी पैट्रियार्कल है, उस टाइम बहुत ज्यादा पैट्रियार्कल थी, तो वुमेन को अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलने वाली थी और उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं किया गया जिससे वुमेन का हम एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन कर सके एंश्योर। इसका एग्जाम्पल यह है कि अब हमारी 18th लोकसभा आ गई। कौन सी? अभी हमारी 18th लोकसभा, तो भी कितना है हमारे, सिर्फ और सिर्फ 74 वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं आउट ऑफ 543। 543 में से कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 74 हैं। तो ये क्या दिखाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना प्रोविजन किए गए, ना इस चीज पे ध्यान दिया गया कि वुमेन को एडुकेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। तो सबसे पहला तो पॉलिटिकल आ गया कि हमारा पॉलिटिकल कुछ नहीं किया गया वुमेन के लिए। ध्यान रखना जो चीज करंट में हो उसको ऊपर ऊपर लिखेंगे। नारी वंदन अधिनियम आप सबने 2023 पढ़ा है, अब भी डेली ये न्यूज में है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसे देखेंगे हम कि भाई कहां कहां नहीं मिल सकता, अपन देखेंगे पॉलिटिकल है। फिर दूसरा हमने क्या देखा है, एक बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है कि क्या, कि भाई ट्रिपल तलाक हमने देखा, सायरा बानो केस था वो देखा। तो हम क्या लिखेंगे कि जो पर्सनल लॉ है और जो जेंडर इक्वालिटी है उनके बीच का बैलेंस ये मेंटेन नहीं किया गया। कैसे दिख रहा है, ये दिख रहा है जो हमारे जो बायसनेस है, जो हमारे जो पर्सनल लॉ है, जैसे मुस्लिम के लिए, क्रिश्चियन के लिए जो पर्सनल लॉज हैं उनमें जो बायसनेस है, मैरिज, इनहेरिटेंस, या डाइवोर्स से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनमें जो जेंडर बायसनेस है वो दर्शाता है। तो उसमें क्या हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं था, कोई सेफ गार्ड नहीं था वुमेन को बचाने के लिए। इसके कारण हमारे क्या दो फेमस केस आए। 1985 में कौन सा आया था, साबानो केस आया था, और अभी कौन सा है, सायरा बानो केस। सायरा बानो केस 2017, जिससे क्या हुआ था, जो ट्रिपल तलाक था उसको क्या ठहराया गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये दर्शा रहा था कि जो हमारे पर्सनल लॉ थे वो वुमेन के बहुत अगेंस्ट थे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं किया गया था। जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्रोविजन था वो उस हिसाब से वो क्या था, डीपीएसपी था, और उसको इंप्लीमेंट करने की कोई योजना नहीं थी। तो ये लिखोगे क्या, पहले क्या होगा, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा आप लिखोगे, क्योंकि ये न्यूज में है तो अब पर्सनल लॉ वर्सेस जेंडर इक्वालिटी पे लिखोगे। तीसरा आप क्या लिखोगे, भाई वुमेन को सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है। अपन वर्ल्ड ओवर जो फेमिनिस्ट मूवमेंट चल रहा है तो वो क्या किसकी बात करता है, पे गैप की बात करता है, साथ ही साथ किसकी बात करता है, आपने वर्ड सुना होगा ग्लास सीलिंग, या फिर क्या
सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन, या फिर किसकी है, डोमेस्टिक वायलेंस ऑफ अगेंस्ट वुमेन। तो क्या है कि जो वुमेन का जो पीड़ित थी, वो जिस हिसाब से उनके जो हरेसमेंट हो रहे थे, या जो उनको जेंडर इनजस्टिस, इस पूरी को जो जेंडर इनजस्टिस उनको झेलना पड़ रहा था, उसके अगेंस्ट इसको रोकने के लिए कोई क्लियर प्रोविजंस नहीं थे। इन सब के लिए क्या हुआ, बाद में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये काफी लेट 2005 में जाके क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ एक्ट आया। या फिर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन क्या है, अपन ने जो विशाखा वर्सेस अपने स्टेट ऑफ राजस्थान, क्योंकि हम राजस्थान की बात करें, तो जब सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन है तो विशाखा गाइडलाइंस आई थी। ये भी क्या हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था, ना कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था बना था उसने कोई भी प्रोविजन किया था। तो जेंडर इनजस्टिस जो वुमेन झेल रही थी, आप इसमें ये लिखोगे कि उसके लिए, जैसे कि जेंडर इनजस्टिस इकोनॉमिक लेवल पे जैसे पे गैप वगैरह के लिए, या फिर उनको वर्कफोर्स में एंट्री के लिए, या फिर सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड जो जेंडर इनजस्टिस था, या डोमेस्टिक वायलेंस, या जो ये सब झेल रही थी, इसके लिए जेंडर इनजस्टिस के क्विक उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। उसके साथ साथ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस थे वो क्या थे, जैसे आर्टिकल 14, 15, 16 में हमारे प्रोविजंस थे, वो किसके लिए थे, वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल इक्वालिटी कर रहे थे कि भाई 14 में क्या करेगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ कर देगा कि मैन और वुमेन को। लेकिन असलियत में तो इक्वालिटी हो ही नहीं रही ना, क्योंकि वुमेन इक्वल थे ही नहीं, क्योंकि उनके पास राइट्स इक्वल नहीं है। प्रोहिबिशन कर देंगे अपन जो डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर जो डिसएडवांटेज था कि पे गैप था, अनपेड वर्क करती है वुमेन, सबसे ज्यादा अनपेड वर्क कौन करता है, वुमेन करती है, तो उसकी कोई काउंटिंग नहीं होती जो अनपेड वर्क वगैरह है। तो इन सब से रिलेटेड जो 3, 4, 5 पॉइंट आ रहे हैं, जो आपके दिमाग में आ रहे हैं वुमेन से रिलेटेड जो दिक्कतें, आप ऐसे के लिए जब वुमेन टॉपिक तैयार करते हो तो ये 4-5 चीजें होती है ना, जो आप ऐसे के लिए तैयार कर रहे हो, जो लिखोगे। अब अगर आप इंग्लिश में ऐसे लिख रहे हो, हिंदी में ऐसे लिख रहे हो, वुमेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें ये जो सब चीज लिखते हो इसको यहाँ पे लिख देना है अपने को आंसर राइटिंग के टाइम में। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, इफ यू वर राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टुडे व्हाट प्रोविजंस वुड यू सजेस्ट टू एड्रेस दिस गैप। अब हम क्या लिखेंगे, अगर आज हम कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं तो व्हाट प्रोविजंस इन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस चीज को कैटर करना चाहिए, देखो इसमें ध्यान रखना आपको वो पॉइंट लिखने जो पहले में लिखा है। तो पहले तो क्या आ गया, हम क्या करेंगे, वुमेन के एडुकेट रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करेंगे, उनको हम उनको क्या देंगे, रिजर्वेशन देंगे। फिर इसमें क्या लिख देंगे अपन, इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए कि सिमिलर, जैसा कि हमारे किस में हो रहा है, जो नारी बंधन अधिनियम जो अभी हमारा एक्ट आया, नारी बंधन अधिनियम, उसमें इसमें क्या है, 15 साल के लिए अभी प्रोविजन हम करेंगे कि इस प्रोविजन को टाइमली और भी लंबे टाइम तक कर सके, जिससे कि जब तक इसका प्रोविजन इस हिसाब से कर सकें जब तक कि वुमेन का एडुकेट रिप्रेजेंटेशन हम इंश्योर नहीं कर पाते, उस हिसाब से लिख देंगे। दूसरा पॉइंट फिर हमारा क्या था कि जो पर्सनल लॉ हैं उनको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड इस हिसाब से इंप्लीमेंट करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड हम इंप्लीमेंट करेंगे किस हिसाब से, इस हिसाब से इंप्लीमेंट करेंगे कि जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है वो भी इंश्योर हो, पर साथ ही साथ जो हमारा वुमेन के लिए इसमें क्या हो, जेंडर जस्टिस का भी पूरा का पूरा ध्यान रखा जाए। तो हमारे जो सारे धर्म है उनका भी ध्यान रखा जाएगा, उनकी जो भावना है उनका भी ध्यान रखा जाएगा, लेकिन साथ ही साथ जेंडर जस्टिस पे भी फोकस किया जाएगा कि कोई भी कानून हो उसमें इस हिसाब का हो कि वुमेन है उनको इंश्योर कर सकें। तीसरा क्या होगा कि हम स्ट्रिक्ट प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखेंगे, जिससे कि जेंडर इनजस्टिस को, कौन सा जेंडर इनजस्टिस, जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, पे गैप है उससे रिलेटेड, और जो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस है, इन सब से रिलेटेड जो स्ट्रिक्ट रिफॉर्म्स की या जो इंप्लीमेंटेशन की बात कर सके, जेंडर इनजस्टिस की बात कर सके, या फिर जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कौन सा, मैरिटल रेप वगैरह, ये सब हम कोशिश कर सके कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हो इनको कैटर कर सके। ये देखो कुछ पॉइंट है, आपको लगेगा कि लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, आप ये एग्जाम में लिखाओ, एग्जामिनर आपको मार्क्स मिलेंगे।
ऐसे नहीं है कि आपकी ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, ये तो हमारे जो वेरियस लॉज है उनका पार्ट, लॉज का पार्ट नहीं। आपसे पूछा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखोगे, तो आप अपने हिसाब से वुमेन से रिलेटेड कोई भी चीज लिख सकते हो। लास्ट में जब इसको कंक्लूड करना हो कि जब भाई देखो 5-6 पॉइंट हो गए, इतने में क्या होगा, इतने पॉइंट जैसे आप लिखोगे आपका पेज भर जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज हो तो किसी बड़े अगर स्कॉलर का नाम आपको आ जाए तो उससे कोट से आप कंक्लूड कर सकते हो। तो जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर का कोट था, क्या कोट था कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी by the degree of progress, by the degree of progress achieved by women। ये क्या है, ये कोट कैसा है, इस कोट से आप स्टार्ट भी कर सकते हो कि हमारी, जैसे कि अभी अगर बात करें जेंडर इनजस्टिस की, कि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे वो इसकी बात कर रहे थे कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस अचीव्ड बाय वुमेन। डिस्पाइट दैट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फिर भी कुछ ऐसे प्रोविजंस रहे, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो एंड जब इससे अगर आप करने की सोच रहे थे कि हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी कहा था कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस अचीव्ड बाय इट्स वुमेन। सो इसलिए हमें जरूरी है कि वी मेक प्रोविजंस दैट आर बेनिफिशियल इन द वुमेन ऑफ आवर सोसाइटी अचीविंग द ट्रू पोटेंशियल दैट दे हैव। तो इस हिसाब से एंड कर सकते हो, या फिर कोई भी कोट हो उसको शुरुआत में भी यूज कर सकते हो, बीच में आप क्या कर रहे हो, कंटेंट एनरिच कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, अब हमारा तीसरा क्या है, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट इन पुअर एंड डेवलपिंग कंट्री it is unclear why basic socio-economic rights were placed in directive principles rather than as fundamental rights? What could be the reason for placing them under directive principles? तो इसमें क्या बात कर रहे हैं हम, अब इसमें बात क्या कर रहे हैं देखो कि डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट इन पुअर एंड डेवलपिंग कंट्री इट इज अनक्लियर व्हाई बेसिक सोशियो इकोनॉमिक राइट्स आर प्लेस्ड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रेदर देन फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें बात हम ये कर रहे हैं, पहले पार्ट में हम क्या करेंगे कि जो हमारे बेसिक सोशियो इकोनॉमिक राइट्स हैं, कौन से, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मेंशन्ड है, तो हम क्या करेंगे उनको मेंशन करेंगे और बात करेंगे कि क्यों एक पुअर और डेवलपिंग कंट्री में जरूरत थी कि इनको किस में रखा जाए, फंडामेंटल राइट्स में रखा जाए। सेकंड पार्ट में फिर हम क्या बात करेंगे, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर प्लेसिंग देम अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो हम, अगर आपको याद है नहीं है तो आप क्या लिखोगे कि जो हमारे, अगर इसका अपन आंसर स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको जब नहीं पता कि कौन से आर्टिकल में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के हैं, कौन से सोशियो इकोनॉमिक राइट्स हैं, पॉलिटिकल जो उसमें मेंशन्ड है जो कि फंडामेंटल राइट्स में होने चाहिए थे, आप क्या लिखोगे फिर, तो फिर आप लिखोगे कि जो सोशियो इकोनॉमिक डायरेक्टिव्स लाइक, आपको पता है ना, राइट टू वर्क, या फिर राइट टू वर्क, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, ये सब क्या है, ये किसमें है, इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वो किसमें, डीपीएसपीज में मेंशन्ड है, ना कि फंडामेंटल राइट्स में। या तो इनको ऐसे लिखोगे, या फिर क्या लिखोगे आप कि आपको अगर पता है कि जब आप इसको ज्यादा एनरिच कर रहे हो, जब आपको पता है, आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स प्री में भी अच्छे से पढ़े थे, आपके अच्छे से याद हैं, तो आप क्या लिखोगे, जैसे आर्टिकल 38 मेंशन करोगे। क्या है आर्टिकल 38, क्या कहता है कि जो हमारे स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन एंड वेलफेयर ऑफ पीपल, तो आर्टिकल 38 क्या, हमारा आर्टिकल 38 ये कहता था। या फिर आर्टिकल 41 की बात करोगे, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन क्लासेस, टू सर्टेन क्लासेस, किसकी बात करोगे, आर्टिकल 41। या फिर आप किसकी बात करोगे, आर्टिकल 42। आप क्या बात करोगे कि प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क और मैटरनिटी रिलीफ, इन सब की बात किसमें करिए कि आर्टिकल 42 में मेंशन है। या फिर आर्टिकल 43 लिविंग वेज टू वर्कर्स, आप लिखोगे कि ये सब किसमें मेंशन है, आर्टिकल 42, 43, ये सब लिविंग वेज टू वर्कर्स वगैरह, ये किसमें मेंशन है, ये हमारे डीपीएसपीज में मेंशन है, ना कि फंडामेंटल राइट्स में। फिर आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि जब एक जो हमारा
कंट्री था जो आजाद हुआ, उस टाइम क्या था, बहुत ही पुअर कंडीशन थी, तो लोगों की हालत थी वो बहुत ही खराब थी। उन कंडीशंस में क्या नेसेसरी था उनको, कि उनको लिविंग वेज वगैरह बहुत नेसेसरी थे, जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सके और एक आजाद देश में अच्छे नागरिक, मतलब एक अच्छे नागरिक के तौर पर अपना जीवन यापन कर सकें, या उनको एजुकेशन हो। तो अपने सोशल इकोनॉमिक नीड्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि हमारी जो कंट्री की कंडीशंस थी उसमें जो ज्यादातर लोग थे वो बहुत गरीब थे, तो उनको स्टेट से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी कि स्टेट उनकी जो एजुकेशन से रिलेटेड नीड्स हैं, हेल्थ से रिलेटेड नीड्स हैं, या उनकी सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड नीड्स हैं, उनको फुलफिल करेगा। तो अगर ये फंडामेंटल राइट होते तो स्टेट बहुत आसानी से फुलफिल कर सकता था। तो क्या होगा, अगर ये फंडामेंटल राइट्स होते तो स्टेट बहुत आसानी से फुलफिल कर सकता था इन सब नीड्स को। पर अब क्या क्या है, क्यों, अब सेकंड पार्ट में पहले पार्ट को आप ऐसे लिख दोगे, सेकंड पार्ट में अब हमारे है कि व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर प्लेसिंग देम अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखने का क्या कारण है। अब इसके लिए आप रीजन दोगे, तो सबसे पहला रीजन तो क्या है कि उस टाइम हमारी क्या थी, हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी हमारे देश की। क्या थे, ऐसे लिखोगे फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, हम एक कॉलोनी से नए नए देश बने थे, हमारी इकोनॉमी बहुत ही वीक थी, इकोनॉमी हमारी बहुत ही वीक थी, हमारी जीडीपी इस हालात में नहीं थी कि हम इंश्योर कर सके सबको लिविंग कंडीशंस, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह सबको उस टाइम इंश्योर कर सके। जो कंडीशंस थी, जो सोशियो इकोनॉमिक चीजें थी इंश्योर कर सके, हमारे देश के पास इतना फाइनेंशियल फंड ही नहीं था। इसलिए हमें क्या करना था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो थे हमारे, वो बिल्कुल रिडंडेंट चीज नहीं है, वो एस्पिरेशंस थे, वो हमारी फिलोसफी थी। इसलिए हमें भविष्य में जब जैसे जैसे हमारा कंट्री इंप्रूव होता रहेगा, इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हम इंप्लीमेंट करते रहेंगे। इसलिए जो फाइनेंशियल हमारी कंडीशन थी, इसलिए नहीं, वो हमें चाह रही थी कि हम उनको किस में रखें, डीपीएसपीज में। दूसरा क्या था कि जुडिशियल लॉकजैम लिख दो, या फिर लिख दो कि जुडिशियल ओवररीच से बचाने के लिए। क्या होता, अगर फंडामेंटल राइट्स होते तो क्या होते, जस्टिसिएबल होते। सरकार कोई भी एक्ट लेके आती या कुछ भी आता तो वो क्या होता, अगर वो उन फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर नहीं कर रहा होता तो कोर्ट में जाते, तो कोर्ट का बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस बढ़ जाता। आप देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन का आंसर लिख लो, आप फाइनेंस की बात करो, आप दूसरी किसकी बात करोगे, जुडिशरी की बात करोगे, कि भाई अगर हमारा जुडिशियल ओवररीच है, जो रोड ब्लॉक लगाता है जुडिशरी, उससे बचना बहुत भारी मुश्किल हो जाता हमारे लिए, अगर हम इसको इंश्योर नहीं करते तो, अगर ऐसे चलता रहता तो इसलिए क्या था कि जुडिशियल ओवररीच, उससे बचने के लिए उनको किस में रखा गया, डीपीएसपीज में। डीपीएसपीज क्या है, हमारे जस्टिसिएबल नहीं है इन नेचर, इसलिए रखा गया। तीसरा है डाइवर्सिटी ऑफ इंप्लीमेंटेशन, या फिर ड्राइव टू इंप्लीमेंट, उनको कि इंप्लीमेंट करने के लिए क्या रखा कि भविष्य के लिए वो हमारे फिलोसफिकल गाइड थे, इसलिए रखा गया था कि जैसे जैसे हमारे आगे आगे हमारे पास वो आएंगे, ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, हमारे सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखने के लिए, हमारे जो मेंटेन रखने के लिए किसकी, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखने के लिए। क्यों, अगर इनको उसमें रख देते अपन, इनको अगर फंडामेंटल राइट्स में रख देते तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम हो जाती ना, तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखने के लिए कि भविष्य में जैसे जैसे उनके पास रिसोर्सेज आते जाएंगे, जैसे जैसे विल ऑफ पब्लिक की डिमांड बढ़ती जाएगी, वो जैसे जैसे सोचते जाएंगे, उस हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी से वो इंप्लीमेंट कर पाए। इसलिए हमने किस में रखा था इनको, डीपीएसपीज में रखा था। फिर हम लिखेंगे कि डीपीएसपी सेकेंडरी इन नेचर नहीं है, लास्ट में जब हम कंक्लूड करेंगे तो लिखेंगे कि सेकेंडरी नहीं है इन नेचर। क्या नहीं है, सेकेंडरी इन नेचर नहीं है। ये कैसे, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट्स ने, किसकी, तो केशवानंद भारती केस में क्या हुआ था, जो हमारा केशवानंद भारती जजमेंट आया था, क्योंकि आपको केस भी मेंशन करने इससे जैसे लगे कि केशवानंद भारती जजमेंट 1973 में आया था, तो उसमें क्या हुआ था कि हम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं। तो इससे क्या था, इंश्योर हो गया था कि अगर किसी भी जो डीपीएसपी है उसको अमेंड करके अब क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट बना सकते हैं। इसके अलावा मिनर्वा मिल्स केस आया था, ये बहुत ही फेमस केस है डीपीएसपी से। इसमें क्या हुआ था, इसने फाइन बैलेंस की बात की थी, किस किस के बीच में,
डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में, कि जैसे हमारा, और फिर हम दूसरा एग्जांपल क्या दे सकते हैं कि हमारे कुछ कुछ जो फंडामेंटल जो डीपीएसपी थे वो जैसे जैसे टाइम आ रहा है वैसे वैसे हमारा स्टेट इंप्लीमेंट करता जा रहा है। आपको और कुछ याद आए ना आए, एक याद आएगा, राइट टू एजुकेशन। क्या हुआ, पहले ये क्या था, आर्टिकल 45 था, अब क्या हुआ था ये आर्टिकल 21A। तो जैसे ही हमारे स्टेट के पास रिसोर्सेज आए, हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2002 में क्या कर दिया, इसको क्या बना दिया, राइट टू एजुकेशन क्या बना दिया, फंडामेंटल राइट बना दिया। ऐसे ही मैटरनिटी रिलीफ से रिलेटेड हो, हमने प्रोविजन किया है ना, मैटरनिटी रिलीफ का अब कितने कितने दिन का है, 26 मंथ्स का है। पहले कितना था, सिर्फ 12 महीने का था, 26 मंथ नहीं 26 वीक का है, पहले 12 वीक था। तो इसमें ये क्या दर्शाता है कि टाइम टू टाइम जैसे जैसे हमारे पास रिसोर्सेस आ रहे हैं, हम जो हमारे जो एस्पिरेशंस थे कि हम उनको छोड़ नहीं रहे थे, उन एस्पिरेशंस को इंप्लीमेंट करने वाले थे, बस टाइम के साथ। अब चौथा हमारा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इज कंसिडर्ड द फिलोसफिकल फाउंडेशन of the preamble of Indian Constitution. Critically analyze how the objective resolution influenced the ideals, spirit, and structure of the preamble. Also examine whether the preamble is merely a transformation of the objective resolution or more evolved and comprehensive document. तो इसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले तो अपने को ये बताना है, ऑप्शन में क्या है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 जब फर्स्ट सिटिंग थी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो एक गाइडिंग फिलोसफी के तौर पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आगे बनने वाला था, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को गाइड करने के लिए हमने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था। किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कहां से इंस्पायर्ड होके, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। फाइनली जो हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था उसके कोर प्रिंसिपल्स किसमें हुए, प्रीएम्बल में हमारे आए, साथ ही साथ इसने हमारा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसको गाइड किया। तो हमारा इंट्रो क्या होगा, इंट्रो हमारा ऐसे होगा कि क्या था, कब इंट्रोड्यूस हुआ, ये क्या होगा, क्रेडिबिलिटी देगा कि आपको हाँ पता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में किसने आंसर किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का आप नाम ले दोगे। उसके साथ साथ क्या कहोगे कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर लाए थे। किस लिए लाए थे, कि हमारे पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन आगे बनना है उसको इंस्पायर करने के लिए, कि उसको क्या प्रिंसिपल्स क्या पिलर्स वो फॉलो करेगा। आगे चल के क्या हुआ, यही आगे चल के क्या हुआ, बहुत ही कंसाइज और रिफाइंड फॉर्म में जाके बना हमारा जो प्रीएम्बल था वो। अब हमारा पहला पार्ट क्या है, जब हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इज कंसिडर्ड द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कैसे था फिलोसफिकल फाउंडेशन, तो इसमें मेजर जो बात थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन की बात करता है, प्रीएम्बल किसकी बात करता है, सॉवरेनिटी, रिपब्लिक, जो आइडियल्स की बात करता है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, जो हमारा प्रीएम्बल जो बात करता है, ये सारे के सारे आइडियल्स कहां से आए थे हमारे, ये सारे के सारे आइडियल्स हमारे आए थे जो हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था। तो जब ये आएगा फिलोसफिकल फाउंडेशन था, तो बिल्कुल था, जो हमारे मेजर फिलोसफी जिनकी बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे प्रीएम्बल करता है, सॉवरेनिटी, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन सब की बात क्या करता है, तो ये सब कहां से आए थे हमारे, ये जो सारे फिलोसफिकल थॉट्स थे ये हमारे जो प्रीएम्बल था उसने कहां से लिए थे, तो ये उसने लिए थे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से। इसके अलावा अब ये क्या क्रिटिकली एनालाइज करना, हाउ द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन्फ्लुएंस द आइडियल्स, स्पिरिट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रीएम्बल। तो आइडियल, स्पिरिट और जो स्ट्रक्चर था प्रीएम्बल का, इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे कि ये कैसे हमारे सॉवरेनिटी जो अलग अलग प्रिंसिपल्स थे इन्होंने हमारा जो प्रीएम्बल था उसको इंस्पायर किया था। लेकिन साथ ही साथ ये लिखेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था, एक बहुत ही 8 पॉइंट का बहुत डिटेल्ड वो था, 8 पॉइंट का बहुत ही डिटेल्ड फ्रेमवर्क था। जबकि हमारा प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल हमारा बहुत ही कंसाइज, प्रिसाइज और एक लीगल डॉक्यूमेंट है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के पास वो लीगल बैकिंग नहीं थी, लेकिन जो अभी हमारे प्रीएम्बल है वो एक बहुत ही कंसाइज और पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ये हम कैसे लिखेंगे कि केशवानंद भारती जजमेंट में इसको क्या मानना है, कि कैसे अलग अलग केस में, जैसे उसको हम अगले पार्ट में लिखेंगे कि ये कैसे इन्फ्लुएंस किया था। लेकिन जो अभी हमारा जो प्रीएम्बल है वो कंसाइज है,
बहुत ही उसके अंदर जो नए नए प्रिंसिपल्स हैं वो भी ऐड हुए हैं। जैसे हम लिखेंगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हमने क्या और भी ऐड किया था, तो हमने क्या और किया, सोशलिस्ट नया ऐड हो गया, हमारा सेकुलर नया ऐड हो गया प्रिंसिपल, और इंटेग्रिटी नया ऐड हो गया। कि हमने साथ ही साथ उसके बाद हमने इसमें और भी फेरबदल किए हैं। तो हमारा जो प्रियम्बल है ये क्या है, मोर रिफाइंड वर्जन है, ना कि हम उससे भी ज्यादा रिफाइंड वर्जन है। अब सेकंड पार्ट क्या है इसका, also examine whether the preamble is merely a transformation of the objective resolution or more evolved and comprehensive document। तो ज्यादा इवॉल्व कैसे है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बजाय क्या हुआ, एक तो हमारा हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर देंगे, क्या हुआ, मोर एडिशन किसका, सोशलिस्ट, सेकुलर, और हमारे इंटीग्रिटी जुड़ी। इसके बाद हम क्या लिख देंगे कि जो हमारा केशवानंद भारती जजमेंट आया, देखो कुछ फेमस जजमेंट हैं जो आपको 5-10 केस हैं वो आपको याद रखने, वो सब क्वेश्चनों में एग्जाम में काम आते हैं, जो आपके जजमेंट याद रखे। आप दिमाग में सोचना कि एक जजमेंट आपको लिखना ही है, उसमें क्या हुआ कि क्या है, जो प्रियम्बल है वो क्या है, पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के लिए कहीं ये बात नहीं आ रही थी, लेकिन अभी जो हमारा प्रियम्बल है इसके लिए क्या हुआ, अलग इसको पार्ट माना है, किसने, केशवानंद भारती जजमेंट में। तो ये क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। साथ ही साथ क्या था, बाकी हम इसमें लिखेंगे जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे वो सब वहीं से आए थे, लेकिन इसकी जो डिटेल्ड बात थी उसके अलावा जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है या जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, एक और प्रोविजन आया क्या, कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन तो उस टाइम पेश हो गया था, पास हो गया था, लेकिन जो हमारे प्रियम्बल है ये क्या और हो सकता है, अमेंड होके इसमें नए जो हमारे एस्पिरेशंस होंगे वो जुड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमारा अमेंड भी हुआ था। तो हमारा अब जो नया प्रियम्बल है अमेंड करके ये हमारे जो एस्पिरेशंस हैं उनको और ज्यादा मैच कराता है, तो ये हमारे एस्पिरेशंस के साथ और ज्यादा है। इसी तरह से आप रिकमेंड कर सकते हो कि जो हमारा, तो आप जब एंड करोगे तो क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था वो ही हमारा गाइडिंग पिलर था, किसका, प्रियम्बल का। ये बात सही है, लेकिन विद टाइम बेस्ड ऑन वेरियस जो जजमेंट्स थे या अमेंडमेंट्स थे उनके थ्रू टाइम के साथ जो हमारा प्रियम्बल है और मॉडिफाई हुआ है, और हमारा प्रियम्बल एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो कि आगे भी हमारे एस्पिरेशंस के साथ मॉडिफाई होता रहेगा, लेकिन इसका कोर हमेशा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम शॉर्ट में आपको इसकी जो समरी है, जो आंसर राइटिंग के कैसे कर सकते हो वो हम आपको अलग से प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।